हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम। आज मैं आप लोग के बीच जीएस प्रैक्टिस सीरीज का छठा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप इस वीडियो में दिखाए गए प्रैक्टिस क्विज का अभ्यास करें और अपना स्कोर अवश्य चेक करें। यदि आपको यह क्विज अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। वैदिक युग में अनस किसका प्रचायक था? तो अनस बैलगाड़ी का प्रचायक था। बैलगाड़ी का प्रचायक था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार गुप्त युग का है? तो गुप्त युग का है भारवी, विशाखदत्त और कालिदास। अर्थात तीनों जो साहित्यकार थे यह गुप्त युग से ही संबंधित थे। चलिए सबसे पहले भारवी के बारे में बात कर लेते हैं। भारवी की पुस्तक का नाम है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम। विशाखदत्त के बारे में जान लेते हैं। विशाखदत्त के पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। चलिए अब कालिदास की पुस्तक के बारे में जान लेते हैं। कालिदास के पुस्तक का जो नाम है वह है विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्यकालीन सैनिक प्रबंधन में हस्ती सेना विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो हस्ती सेना विभाग के अध्यक्ष को हस्ताध्यक्ष कहा जाता था। हस्ताध्यक्ष कहा जाता था। और मौर्यकालीन व्यवस्था में मौर्यकालीन शासन में न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता था। और गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन कुम्हरार स्थल अवश्य संबंधित है। प्राचीन कुम्हरार स्थल पाटलिपुत्र से संबंधित है। पाटलिपुत्र से संबंधित है। और इस स्थल की खोज स्पूनर नामक विद्वान ने की थी। इस स्थल की खोज स्पूनर नामक विद्वान ने की थी। और इस स्थल में लकड़ी के राजमहल प्राप्त हुए हैं। लकड़ी से बना राजमहल कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इस अधिनियम के अंतर्गत ही अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। अखिल भारतीय संघ की बात भारतीय शासन अधिनियम 1935 में की गई थी। और इसमें प्रांतीय स्वायत्तता की भी बात की गई थी। और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन की बात की गई थी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के पूर्ण होने में कुल कितना समय लगा था? तो इसे पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारत का संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, जो 1946 में गठित हुआ था। भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। और यह संविधान सभा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर गठित किया गया था। और 1946 में लॉर्ड लिलिथगो का कार्यकाल था। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य अंग्रेजी प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी से थे और 93 सदस्य देसी रियासत से थे। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान का निर्माण हुआ था। चलिए, और जो संविधान सभा का पहला बैठक जो था, संविधान सभा का पहला बैठक यह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था, जिसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष पहले बने थे वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इस संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वह 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ध्यान देंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को। और इस संविधान को बनाने में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। 64 लाख। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को यह अधिकार मिला कि वे किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 72 में यह अधिकार है कि राष्ट्रपति किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं और फांसी की सज़ा को माफ़ या कम भी कर सकते हैं। 72 के बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद 74 की। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है।
अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 76 के बाद अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए बाध्यकारी है। और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा लोकसभा के गठन का प्रावधान है। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है अनुच्छेद 58। बिहार में बौद्ध बनने वाला पहला राजा कौन था? बिहार में बौद्ध बनने वाला पहला राजा सम्राट अशोक था। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। और सम्राट अशोक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त किया था। अशोक कलिंग का जो युद्ध 261 में हुआ था, उस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध जो 261 BC में अर्थात 261 ईसा पूर्व में हुआ था, उस युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को मानने वाले अशोक के अलावे उदयन, अजातशत्रु और बिंबिसार थे। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, जबकि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश का शासन था। भारत पर तुगलक वंश का शासन था। और जिस समय तैमूर भारत पर आक्रमण किया था, उस समय तुगलक वंश का शासन नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। और यह 1398 ईस्वी में आक्रमण तैमूर के द्वारा किया गया था। तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत के दिल्ली शहर पर आक्रमण किया था नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का संस्थापक जो था गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने मंगोलों को 29 बार हराया था। गयासुद्दीन तुगलक नहरों को निर्माण करने वाला पहला शासक था। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। सबसे ज़्यादा जो नहर बनाया गया था यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। चलिए लोधी वंश की बात कर लेते हैं। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे और इसने बहलोली नामक सिक्का चलाया था। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान थे। उसके बाद खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण को लागू किया। कथन कहता है अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण को लागू किया था। बिल्कुल सही है। उसका उद्देश्य हिंदुस्तान के लोगों को लाभान्वित करना था। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था अलाउद्दीन खिलजी का हिंदुस्तान को लेकर, लेकिन यह बिल्कुल सही था कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू की थी। और किस उद्देश्य से किया गया था, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। अमीर खुसरो का कथन था कि आम प्रजा को लाभ पहुंचाने के लिए यह नियंत्रण लाया गया था, जबकि बर्नी का कैसा कथन था कि राजकोष पर बोझ डाले बिना सैनिकों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से बाजार नियंत्रण की प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली या गुरसास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी कम तौलने वाले व्यापारियों को उसके शरीर से मांस कटवा लेता था। अमीर खुसरो इसके दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। दक्षिण भारत के विजय अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देना और अस्थाई सेना की नींव रखी थी।
अलाउद्दीन खिलजी अस्थाई सेना की नींव रखी थी और सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा को दागने की प्रथा, हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई नामक दरवाज़ा बनाया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। सीरी का किला भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। हजार खंबा महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने द्वारा बनाया गया था। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। क्यों? ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि उसकी प्रशासकीय नीतियों को अकबर ने अपनाया था। शेर शाह के नीति को अकबर ने अपनाया था, इसलिए उसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के अलावा छऊ नृत्य और क्या प्रसिद्ध है? तो छऊ नृत्य जो है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में प्रचलित है। छऊ नृत्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में प्रचलित है। कर्नाटक में जो प्रचलित नृत्य है वह है यक्षगान, कुनीता और करगा। यक्षगान, कुनीता और करगा। चलिए यूपी में झूला नामक लोकनृत्य, नौटंकी, रासलीला आदि प्रचलित है। जबकि पंजाब में भांगड़ा लोकनृत्य, गिद्धा लोकनृत्य प्रचलित है। भांगड़ा पंजाब में है, लोकनृत्य है, और गिद्धा भी पंजाब में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वह मुद्रा जिसका विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कौन सी मुद्रा होती है? लगातार गिरने की प्रवृत्ति जिसमें होती है उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। दुर्लभ मुद्रा वैसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध न हो। वैसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध न हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस मुद्रा की मांग सबसे अधिक होती है। उसके बाद आते हैं गर्म मुद्रा पे। गर्म मुद्रा, हॉट मनी, और ये ऐसी मुद्रा है जिसमें शीघ्र प्लान करने की क्षमता होती है और यह मुद्रा सबसे खतरनाक मुद्रा कहलाती है। गर्म मुद्रा सबसे खतरनाक मुद्रा कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? संपूर्ण क्रांति की जो विचारधारा थी, संपूर्ण क्रांति की विचारधारा जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत की थी। जयप्रकाश नारायण ने, और जयप्रकाश नारायण ने ही सर्वोदय योजना भी शुरू किया था। सर्वोदय योजना। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य अवस्थित है? बिहार राज्य 83 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब नामक देशांतर के बीच अवस्थित है और 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। और देशांतर की यदि बात करते हैं तो 83 डिग्री पूरब से 88 डिग्री पूरब के बीच अवस्थित है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बिहार आने वाला चर्चित विदेशी यात्री सबसे पहला कौन था? तो यह था मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से 5 BC में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 से 5 ईस्वी में आया था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा है? तो पाल चित्रकला शैली पर बौद्ध कला का प्रभाव रहा है। बौद्ध कला। बिहार के कुछ अन्य जो चित्रशाला हैं वह हैं पटना कलम शैली, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, मंजूषा शैली। ये सब पटना के, ये सब बिहार के चित्रकला हैं। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास में 12 मार्च 1930 एक महत्वपूर्ण तिथि है। क्यों? तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी और यह दांडी यात्रा 5 अप्रैल 1930 को पूरा हुआ था। 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया गया था अपने 78 सहयोगियों के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, और यह मार्च 5 अप्रैल 1930 को पूरा हुआ था। और यह मार्च पूरा होते ही नमक
बनाकर गांधी जी ने एक कानून को तोड़ा था और 5 मार्च 1931 को 1930 इसमें दांडी मार्च हुई थी। 1931 में मार्च के महीने में गांधी इरविन समझौता भी संपन्न हुआ था। गांधी इरविन समझौता भी संपन्न हुआ था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। रेखांकित चेक वह है जिसको भुनाया जा सकता है। रेखांकित चेक का मतलब है कि उसे सिर्फ बैंक के माध्यम से ही भंजाया जा सकता है, बैंक के माध्यम से। सी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? नील आंदोलन जो है यह बंगाल में चलाया गया था। नील आंदोलन बंगाल में चलाया गया था और यह 1859 से 60 में चला था, जिसका नेतृत्वकर्ता दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास थे। दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास इसके नेता थे नील आंदोलन के। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो बीच सीमा रेखा है वह है 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा, चलिए 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा जो है यूएसए और कनाडा के बीच है। यूएसए और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा। चलिए, और 17वीं समांतर रेखा। 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा को 24 डिग्री समांतर रेखा भी कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। 24 डिग्री समांतर रेखा और रेडक्लिफ रेखा दोनों एक ही हैं। यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच अवस्थित है। चलिए, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अवस्थित है। ग्रेनाड स्थित है। ग्रेनाड हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था, क्योंकि मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है। इस उलगुलान विद्रोह का जो प्रमुख नेता था वह बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा का जो जन्म है यह 15 नवंबर 1875 को रांची में हुआ था। बिरसा मुंडे का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। इसी कारण जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था तो 15 नवंबर का डेट निर्धारित किया गया था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए, अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ और यह गठन पटना में हुआ था। जबकि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में, जबकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ था और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी कलकत्ता में, जबकि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना थी 1940 में की गई थी। 1940 में की गई थी। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में सुशोभित थे? तो जीवक जो थे बिंबिसार के दरबार में सुशोभित थे। बिंबिसार के दरबार में गौतम बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। चलिए, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ताजमहल का निर्माण भारत और किसके विशेषज्ञ ने किया था? तो ताजमहल का निर्माण भारत और फारस के विशेषज्ञ ने किया था। ताजमहल आगरा के उत्तर प्रदेश के आगरा में है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था और इस महल के जो कलाकार थे अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के कलाकार अहमद लाहौरी थे, जबकि वास्तुकार ईसा खान थे। ईसा खान वास्तुकार थे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अशोक की महानता मुख्यतः है।
अशोक की महानता मुख्यतः विश्व बंधुत्व में है। सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित सम्राट में कौन अंतिम दिनों में अपने पुत्र का बंदी था? अपने पुत्र का बंदी शाहजहां था। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां के पुत्र का नाम था औरंगजेब, तो 1658 में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरे की किला में कैद कर दिया था, जहां 8 वर्ष बाद 1666 में उनकी मृत्यु हो गई थी, अर्थात शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना का नेतृत्व किया था? भारतीय सेना का नेतृत्व 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जिसकी एक शाखा बिहार में 1940 में बनी थी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन किसने किया था? सार्वजनिक निर्माण विभाग का गठन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी को रेल, डाक और तार का जनक माना जाता है। भारत में पहली बार रेलगाड़ी लॉर्ड डलहौजी के काल में ही 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी, कुल 34 किलोमीटर। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाई गई थी, और लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात व्यक्तिगत सिद्धांत कहा जाता है, को चलाया था, को शुरू किया था। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारतीय नागरिक सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। चलिए और हेस्टिंग्स के बारे में जान लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन किया था, और यह पहला गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड रिपन को बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था। लॉर्ड रिपन ने बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, जिसे लीटन के द्वारा लाया गया था, और लॉर्ड रिपन के काल में ही 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना, ऐसे जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था। जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था, जबकि नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू किया गया था। और प्रथम कारखाना एक्ट 1881 में ही लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही आया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन को कहा है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। संसार में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः सीमित है, तो यह सीमित है उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। ग्रेनाइट में परत उतारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा था यांत्रिक वेदरिंग। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। दूसरी चोटी पूछा जा रहा है, तो दूसरी चोटी है कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो POK में है, अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर में है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, और यह नेपाल में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निफ्टी 50 क्या है? तो निफ्टी 50 जो है यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निफ्टी 50। चलिए भारत का शेयर मूल्य सूचकांक का नाम है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी जो है भारत का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है, जहां का क्षेत्रफल
कुल है 1034 वर्ग किलोमीटर। सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? सोनपुर का मेला कार्तिक की पूर्णिमा को आयोजित होता है और यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? तो महालया का बिहार में पितृपक्ष से तात्पर्य है। पितृपक्ष देवोत्पादन, पितृपक्ष गोवर्धन, गणेश पूजा, ये सभी बिहार में मनाया जाने वाला पर्व है। और पितृपक्ष जो है गया में मनाया जाता है। पितृपक्ष गया में। मंजूषा चित्र शैली जो है यह अंग क्षेत्र में, भागलपुर का क्षेत्र होता है, अंग क्षेत्र में प्रचलित है। लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा जो है शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। और उच्च ज्वार भाटा जो है पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। पूर्णिमा और अमावस्या को उच्च ज्वार भाटा आता है और ये तब आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में होते हैं। और लघु ज्वार भाटा शुक्ल सप्तमी को आता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने अपने संघ को 11 गणों में बांटकर विभाजित किया। कहाँ यह 11 गणों में बांटकर कहाँ चतुर्विध संघ की स्थापना की थी? महावीर स्वामी ने अपने संघ को 11 गणों में बांटकर कहाँ चतुर्विध संघ की स्थापना की? तो इसकी स्थापना किया गया था पावा में, अर्थात पावापुरी में इसकी स्थापना की गई थी। पावापुरी में महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 468 बीसी में। 468 बीसी में महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जबकि महावीर का जन्म 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था? रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी था। पुरुषनी। चलिए। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम था। और कुभा काबुल नदी का पुराना नाम था। चलिए। और गंडक का पुराना नाम था सदानीरा गंडक का पुराना नाम था। गंडक नदी का। सतलज नदी का पुराना नाम था सतुद्री। और चिनाब नदी का पुराना नाम था अस्किनी। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रन सी के लेखक हैं। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रन सी के लेखक थे, तो इसके लेखक हैं इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस किताब के लेखक हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे और भारत के बंदरगाहों और व्यापारी वस्तुओं के बारे में जानकारी दिए थे, लेकिन किसी के भी द्वारा इसकी जानकारी नहीं मिली कि इनके लेखक कौन थे। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगले प्रश्न के बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक किताब लिखा था और टॉलेमी ने भारत का भूगोल नामक किताब लिखा था। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को अमल में लाने के संबंध में निम्नलिखित मामले में से किसके कारण विवाद उत्पन्न हुआ था? तो यह विवाद हुआ था शाहबानू केस के मामले में यह विवाद हुआ था। एक है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में संविधान के प्रस्तावना में संशोधन की बात की गई थी और इसी केस में यह बताया गया था कि संसद प्रस्तावना में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के अर्थात प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र लिखकर देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति। जबकि राष्ट्रपति किससे त्यागपत्र लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये सभी अपने जो त्यागपत्र होते हैं वह राष्ट्रपति को देते हैं। जबकि राज्य में बात किया जाए
तो राज्य में मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देते हैं। और एक है इसमें लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं, दोनों एक दूसरे को देते हैं। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म से संबंध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? तो इसे स्तूप कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सोडा अम्ल अग्निशमक में के बीच अभिक्रिया होता है, तो अभिक्रिया होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच। बी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच निम्नलिखित पदार्थों में कौन उदरपातन का धर्म दर्शाता है? तो उत्तरपातन होता है कपूर में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो संस्पर्श प्रक्रम, संस्पर्श प्रक्रम का प्रयोग वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कौन सी धातु सामान्य तापक्रम पर नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके नाइट्राइट उत्पन्न करता है? तो उस धातु का नाम है मैग्नीशियम। बल्कनीकरण है, बल्कनीकरण क्या है? तो रबड़ को सल्फर के साथ गर्म कर सख्त बनाने की प्रक्रिया जो है वल्कनाइजेशन, यह अर्थात बल्कनीकरण कहलाता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। जब एसिटिलीन को वेयर अभिकर्मक में से होकर गुजारा जाता है तो गुलाबी रंग बनता है, यह किसके कारण होता है? तो यह होता है ऑक्जेलिक अम्ल के कारण, यह होता है ऑक्जेलिक अम्ल के कारण। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। कौन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण बनता है? तो टाले अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड के साथ मिलाने से चांदी दर्पण परीक्षण देता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। जल न अम्लीय है और न क्षारीय, इसका कारण क्या है? इसका कारण है बराबर संख्या में हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्सिल आयनों में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। और शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, उदासीन जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। और वर्षा का जल अम्लीय होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिभ्रमण करना है, परिवहन करना है। ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन में फेरस नामक धातु पाया जाता है, Fe। पेचिस एवं इन्फ्लुएंजा होता है, तो पेचिस होता है परजीवी से, जबकि इन्फ्लुएंजा होता है विषाणु से, विषाणु से। चलिए जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं वह हैं प्लेग, टीबी, टाइफाइड, टिटनेस, कुष्ठ, निमोनिया, हैजा, सिपली, काली खांसी। फिर से सुनिए, प्लेग, टीबी, टाइफाइड, टिटनेस, कुष्ठ, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस, काली खांसी, ये सारे जीवाणु से होने वाले रोग हैं। जबकि विषाणु से जो होने वाले रोग हैं वह हैं एड्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, रेबीज, डेंगू, खसरा, पीलिया, हेपेटाइटिस, ट्रिकोमा और कर्नफेड़ा। चलिए, और परजीवी से होने वाला रोग, परजीवी से होने वाला मलेरिया, पेचिस, कालाजार, सोने की बीमारी, पायरिया। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमशक्ल जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब एक शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करता है एवं युग्मज 2 भिन्न कोष में विभाजित होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अंकुरित हरा मटर में भरपूर मिलता है, तो अंकुरित हरा मटर में प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन B12 और खनिज अर्थात डी इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। पैर के खिंचाव में गर्म जल में जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला होता है भिगोने से सूजन कम हो जाता है, इस घटना का कारण है रसापरासरण, रसापरासरण ए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की जो लंबाई है गर्मी में बढ़ जाती है, बढ़ने से उसका दोलन काल भी बढ़ जाता है। सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है यह T बराबर 2π√L/g होता है। सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है बल्कि उसकी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण पर
निर्भर करता है। गर्मियों में लोलक वाली घड़ी सुस्त हो जाती है। ध्यान देंगे, गर्मियों में लोलक वाली जो घड़ी होती है वह सुस्त हो जाती है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर क्यों रखे जाते हैं? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रखा जा सके, इसलिए उसे शीर्ष पर रखा जाता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल पशुओं के वसा में पाए जाने वाला एक वसीय अल्कोहल है। एक वसीय अल्कोहल है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। एक ही पावर सॉकेट में कई विद्युत उपकरणों को नहीं जोड़ना चाहिए। वो इसलिए नहीं जोड़ना चाहिए ताकि अति उष्मन के कारण घरेलू वायरिंग नष्ट न हो। घरेलू वायरिंग नष्ट न हो। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। नींबू और संतरा में उपस्थित अम्ल होता है, तो नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। और इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। और सेव में पाया जाता है मैलिक अम्ल। चलिए, गैसीय अवस्था में पदार्थों को संपीड़ित करना आसान होता है क्योंकि इस अवस्था में अपने मध्य दीर्घ अंतराल होते हैं, क्योंकि इस अवस्था में गैस के जो अणु होते हैं उनके बीच बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा अंतराल होता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है, जबकि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट, सोलर कुकर, आँख, नाक, कान के जो डॉक्टर होते हैं वो भी अपना इस दर्पण का यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने में जो हजामती दर्पण होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग हम अपने घरों में चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं वो दर्पण समतल दर्पण होता है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। प्रस्वेदन का प्रमुख महत्व है। प्रस्वेदन का प्रमुख महत्व है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। शरीर के ताप को नियंत्रित करना। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पीतरस कहाँ संचित रहता है? तो यकृत द्वारा जो पीतरस निकलता है यह पित्ताशय में संचित होता है। और पीत का रस जो होता है यह एक क्षारीय द्रव है। यह एक क्षारीय द्रव है क्योंकि इसका pH मान 7.7 होता है। और पितरस का मुख्य कार्य भोजन को क्षारीय बनाकर उसे पचाना और जीवाणुओं को भोजन में नष्ट करना है। जीवाणुओं को भोजन में से नष्ट करना होता है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। दाल किसका अच्छा स्रोत है? दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। जीन परिवर्तन किस में होता है? जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। डीएनए का पूरा नाम है डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए को कहा जाता है, जिसकी खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। और डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना के कारण 1962 में वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। डीएनए आनुवांशिक रोगों का वाहक भी होता है। चलिए आरएनए की बात कर लेते हैं। आरएनए क्रोमोसोम की बात होगी तो डीएनए उसमें आएगा। चलिए आरएनए की बात करते हैं। आरएनए की का निर्माण जो था हरगोविंद खुराना ने किया था। और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और इसका मुख्य कार्य आरएनए का होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है। हृदय धड़कन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लंगाटा करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा हृदय धड़कन का नियंत्रण करता है। और यही मेडुला ऑब्लंगाटा जो है रक्तचाप और उपापचय का भी नियंत्रण करता है। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन में मुख्य धातु तत्व है। हीमोग्लोबिन में मुख्य धातु तत्व लोहा होता है। लोहा। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हजामत बनाने वाला साबुन अधिक झाग देता है तथा शीघ्र सूखता नहीं। इसका कारण है रेजिन और ग्लिसरॉल। रेजिन और ग्लिसरॉल। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। किसका रैखिक प्रसार गुणांक सबसे अधिक होता है? तो रैखिक प्रसार गुणांक सोना का सबसे अधिक होता है। और सोना का रासायनिक जो सूत्र होता है वह Au होता है और इसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। सोना प्रकृति में
मुक्त अवस्था में पाया जाता है और इसे पीट कर पतला से पतला तार बनाया जा सकता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। चलिए तांबा की बात कर लेते हैं। तांबा उत्कृष्ट धातु कहलाता है और यह अघातवर्ध होता है। मानव शरीर में तांबा की मात्रा में वृद्धि होने से विल्सन नामक रोग होता है। तांबा का संकेत Cu होता है और इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। ध्यान देंगे सोना का 79 और तांबा का 29। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी नहीं है तो गुलकृमि द्विलिंगी नहीं है, जबकि केचुआ, जोक और फीताकृमि द्विलिंगी के उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। पाचन प्रक्रिया के दौरान अमाशयीय लाइपेज वसा को बदलते हैं, तो यह बदलते हैं वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। और अग्नाशय से निकलने वाला जो प्रमुख रस होता है वो है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो ये था मेरा छठा प्रैक्टिस क्विज। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।